सध्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राउत बोलतायत, थेट जाऊयात। के पास गई है कांग्रेस ईडी की शिकायत लेकर, क्या कहेंगे सर? क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन और ईडी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना, दोनों भी तोते हैं बीजेपी के। इलेक्शन कमीशन का अनुभव हमने लिया है। यहाँ शिवसेना पार्टी जो बाला साहब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में ऐसे उठाकर दे दिया गद्दारों को, बेईमान लोगों को। तो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, ये सभी संस्थाएं अभी सत्ताधारी पार्टी, चाहे बीजेपी हो या चाहे और कोई हो, उनके लिए ही काम करते हैं। जिस तरह से 5 राज्यों का चुनाव जो चल रहा है और उसी वक्त ईडी को साक्षात्कार हुआ कि राज्यों के जो प्रमुख लोग हैं अपोजिशन के, बीजेपी विरोधी, हाँ, उनके कोई इकोनॉमिक ऑफेंस है क्या, महादेव ऐप्स, ये वो, तो आपको पहले नहीं ये पता था कि आप थोड़े रुक नहीं सकते? हाँ, लेकिन इस देश में जो चल रहा है ये अभी 2024 तक ऐसा ही चलेगा। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आएंगे और बढ़ेगा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है और जहाँ बीजेपी हार रही है वहाँ ईडी जाएगी और वहाँ इलेक्शन कमीशन भी ज़्यादा सक्रिय होगा बीजेपी के विरोधियों के लिए। अगर ये इलेक्शन कमीशन संवैधानिक अधिकारों का और मर्यादा का पालन करते तो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना, जो लोग हमसे बाहर गए हैं छोड़कर, कुछ विधायक, उनके हाथ में नहीं देते। तो इलेक्शन कमीशन में तो शिकायत करके आप क्या करोगे? ना आप राष्ट्रपति के पास जाकर न्याय मिल सकता है यहाँ, ना इलेक्शन कमीशन। बस आप एक ही उम्मीद है, देश का सुप्रीम कोर्ट, बस। तो मणिपुर में हिंसा हो रही है, कश्मीर से लेकर मणिपुर तक हो गई है और चल रही है, उसका ऊपर कोई बोल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो 5 राज्यों के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री 5 राज्यों में घूम फिर रहे हैं, मणिपुर और कश्मीर पर बोल रहे हैं क्या दर दिन वहाँ हत्या हिंसा हो रही है? हाँ, दूसरों को ज्ञान बांट कर फिर रहे हैं ना। लेकिन अपने नियंत्रण में जो राज्य है, जहाँ अस्थिरता है, जहाँ हिंसाचार हो रही है, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस की हत्या हो रही है, तो उसके ऊपर ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना अमित शाह जी बोल रहे हैं, तो कौन बोलेगा? महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है। सर, मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है दिल्ली में गाना गाते हुए, तो क्या हो गया? अगर किसी राजनेताओं में ये हुनर है, ये कला है, तो गाना चाहिए। क्या वो आदमी नहीं क्या? उसमें कला है, उनकी पत्नी भी गाती है, तो उसका ऊपर कोई, हम राजनीतिक विरोधी जरूर है, लेकिन अगर देवेंद्र जी अच्छा गाना गाते हैं तो ज़रूर एक ऑल पार्टी ऑर्केस्ट्रा हम रखेंगे और उनका गाना हम रखेंगे। देवेंद्र जी अच्छा गाते हैं, मुझे मालूम है। सर, आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मंत्री ही आपस में भिड़ गए हैं, मराठा आरक्षण और ओबीसी को। अरे भाई, कैबिनेट में गैंग वॉर हो रहा है उस मामले पे, आपको मालूम है क्या? ओबीसी वर्सेस मराठा, इस मामले पर कैबिनेट में वॉर हो रहा है, कैबिनेट में गैंग वॉर हो रहा है। मुझे तो लगता है कोई मार खाएगा अंदर, एक मंत्री, 1-2 मंत्री। इस तरह से पूरा माहौल बिगड़ गया है। कैबिनेट में जब बैठते हैं लोग, हमें जो अंदर से खबर आती है तो एक दूसरे पर चल कर जा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ और मुख्यमंत्री का कोई नियंत्रण नहीं है। एक छगन भुजबल हो, दूसरे वो सातारा के शंभू राजे देसाई हो, सभी और भी नाम मैं ले सकता हूँ। इस राज्य में स्थिति कभी नहीं आई थी पहले। आरक्षण का कोटा बढ़ाना चाहिए सर, कुछ राज्यों में। देखिए, बिहार में हो गया है, बिहार में, तमिलनाडु में, बिहार और तमिलनाडु में हो गया है। अगर बिहार कर सकता है, तमिलनाडु कर सकता है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र कर सकता है, महाराष्ट्र कर सकता है। सर, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं को लेकर, देखिए, नीतीश कुमार जी ने उस बारे में, माफी मांगी, लेकिन बीजेपी फिर भी उनका इस्तीफे देखो पे ही बीजेपी अड़ी है,
बीजेपी ने क्या कम बातें की है क्या अब तक? बीजेपी ने तो दर दिन देश की माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसे वक्तव्य हैं उनके। एक नेता ने, एक मुख्यमंत्री ने अगर देश ने माफ़ी मांगी है, महिलाओं की माफ़ी मांगी है, मुझे लगता है वो मामला ख़त्म हो गया। सर यहाँ पे जो है अपनी पार्लियामेंट की पैनल ने जो है वो महिला मित्रा को जो है निकालने की बात की है, और क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, उसके साथ साथ दुबई में भी कई बार उनका आना जाना रहा है, ये सारी चीज़ें अभी सामने आई है और मैंने अब तक देखा नहीं है ना पढ़ा है। जब मैं पढ़ूंगा तो बात करूँगा। सर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावर प्रचंड घमासान सुरू आहे. अनेक मंत्र्यांनी ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद घमासान जे सुरू आहे ओबीसी विरुद्ध मराठा, हा महाराष्ट्र जातीपातीमध्ये तोडण्याचा फाडण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे त्याला यश मिळतं आहे। याचं कारण असं की महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत कमजोर, दुर्बळ आणि अस्थिर सरकार बसलेलं आहे। मुख्यमंत्र्यांना कोणी जुमानत नाही, मुख्यमंत्री लादलेले आहेत दिल्लीने, भाजपवालेही त्यांना जुमानत नाही। माझ्या माहितीप्रमाणे सध्या जे काय युद्ध सुरू आहे ओबीसी विरुद्ध मराठा, कॅबिनेटमध्ये गँगवॉरसारखी परिस्थिती आहे, टोळी युद्ध आहे कॅबिनेटमध्ये या विषयावर। एखाद्या मंत्र्याच्या अंगावर दुसरा मंत्री धावून जाण्यापर्यंत परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। या राज्यामध्ये असं चित्र कधीच नव्हतं। मुख्यमंत्री जर आपल्या मंत्र्यांवर नियंत्रण ठेवू शकत नसतील तर मंत्रिमंडळाचं प्रमुख म्हणून त्यांना बसण्याचा अधिकार नाही। छगन भुजबळ एक बोलताय, शंभूराजे देसाई दुसऱ्या टोकाला बोलतायत, इतर मंत्री तिसरं टोक आहे, आणि मुख्यमंत्री या विषयावरती मौन बाळगून। मनोज जरांगे पाटलाने 24 डिसेंबरची डेडलाईन दिलेली आहे। 24 डिसेंबर नंतर या महाराष्ट्रात काय होईल हे कोणीच सांगू शकत नाही। जरांगे पाटलांनी मुंबईचं नाक बंद करण्याची एक जो इशारा दिलेला आहे तो या मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने घेतला नाही तर मला असं वाटतं या देशामध्ये महाराष्ट्राची बेआबरू होईल। इतकंच मी आता सांगू शकतो। सर, धनगर समाज के लोग भी कल भीड़ में निकले हैं, वो भी अपनी तरफ से ताकत दिखाने की कोशिश करें। आरक्षण की मांग हा महाराष्ट्र पूर्णपणे जातीपातीमध्ये विभागला आणि फाटला गेला आहे। हे राज्य अशा पद्धतीनं कधीच झालं नव्हतं। याचं कारण गेल्या 7, 8, 10 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीचं जातीय राजकारण या महाराष्ट्रात केलं, आता लोकांना बाळासाहेब ठाकरे आठवतील पुन्हा एकदा। बाळासाहेब ठाकरेंची जी भूमिका होती की सर्व मराठी माणसामधले जातीभेद गाडून आपण एकत्र असायला पाहिजे, म्हणून शिवसेना स्थापन झाली। आज दुर्दैवानं ते चित्र नाही आहे, नष्ट झालं। मुख्यमंत्र्यांनी असा आरोप केला की मंत्रिमंडळात आहे की खोटी प्रमाणपत्र बनवली जातात ओबीसी असल्याची, कुणबी असल्याची, आणि गावागावांमध्ये हे सुरू आहे, असा तुम्ही गंभीर आरोप केला। काय वाटतं आपल्याकडे काय? नाही, माझ्याकडे काहीच माहीत नाही। छगन भुजबळ मंत्री आहेत, ओबीसी समाजाला ते नेहमी मार्गदर्शन करत असतात, त्या समाजाचे ते नेते आहेत। त्यांच्याकडे माहिती असेल तर त्यांनी पोलिसांकडे द्यावी, मुख्यमंत्र्यांकडे द्यावी, समोर ठेवावी। हवेत गोळीबार करून का उपयोग? काँग्रेस ईडीकडे गेलेलं आहे इलेक्शन कमिशनच्या विरोधात। काय वाटतं त्यांना काही कारवाई होईल? इलेक्शन कमिशन काय कारवाई कर? इलेक्शन कमिशन हे सीबीआय आणि ईडी प्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचा पिंजऱ्यातला पोपटच आहे। ज्या पद्धतीनं शिवसेनेच्या बाबतीत महाराष्ट्रात इलेक्शन कमिशनने निर्णय घेतला, हा पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या दबावाखाली घेतला। बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेली शिवसेना, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालची शिवसेना, जिथे ठाकरे तिकडे शिवसेना हे असताना त्याने 20-25 आमदार इकडे तिकडे गेले म्हणून संपूर्ण शिवसेना एका फुटीर गटाच्या हातात ठेवावी, याच्यामध्ये इलेक्शन कमिशनची नियत आणि बिघडलेलं चरित्र दिसतं आहे। अशा इलेक्शन कमिशनकडे जाऊन काय नाही मिळणार आहे। हे सगळे पोपट आहेत सरकारचे। शरद पवार हयात आहेत, पक्षाचे संस्थापक, आणि त्यांचा पक्ष अजित पवारला दिला जातो। हे इलेक्शन कमिशन आपलं पक्षाचा संस्थापक समोर आहे, तो बसला इलेक्शन कमिशन समोर, आणि त्या पक्षाचं चिन्ह, त्या पक्षाचं अस्तित्व ती मान्य करत नाही। हे इलेक्शन कमिशन आम्हाला लाभलं आहे आणि आम्ही ह्यांच्यासमोर न्याय मागायचा। मुंबईतल्या ज्या शाखेला उद्धव ठाकरे भेट देणार आहेत त्या शाखेच्या जागी एकतर नवीन शाखा मानण्याचा शुभारंभ करण्यात आलाच आहे, पण कालच त्या ठिकाणी कंटेनर शाखा बसवण्यात आली। एक लक्षात घ्या, काम सुरू करण्यात आले।
हे बघा, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या लोकांची जी माफियागिरी सुरू आहे ही औटघडकीची आहे. मी परत सांगतो, आज तुमच्या हातात सत्ता आहे, पोलीस आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळात निर्माण झालेला शाखा तुम्ही ताब्यात घेताय आणि आता बुलडोजर फिरवताय. हा माज आणि मस्ती फार काळ राहणार नाही. आम्ही माननीय उद्धव ठाकरे आम्ही सगळे चाललो 11 तारखेला. आम्ही जाऊ, पाहू ना काय होतं आहे ते, कोणाला दाखवत आहे मस्ती. माझं पोलिसांना काल इशारा दिला आहे मी, तुमचा हिशोब होतो आहे, तुमच्या नोंदी होत आहेत, लक्षात घ्या. कोण काय करत आहे, कोण कोणाचा शेपूट म्हणून फिरत आहे. सगळ्यात जुनी शाखा त्या भागातली आहे. कधी गेलो होते एकनाथ शिंदे बांधायला, तेव्हा होते का एकनाथ शिंदे? आज जे ताबा घ्यायला जात आहेत त्या शाखेचा, बाळासाहेब ठाकरेंपासून ती शाखा आहे आणि तुम्ही फक्त सत्ता आणि पैशाच्या जोरावर ती शाखा ताब्यात घेताय, बुलडोजर फिरवताय. त्या शाखेमध्ये बाळासाहेबांची तसबीर आहे, त्या शाखेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे. तुम्ही त्याच्यावर बुलडोजर फिरवता. कोणाचं राज्य आहे हे? मोगलांचं राज्य आहे का? मोगलाई सुरू आहे इथे, पाहू ना. सर, शरद पवार गुट का आज सुनवाई है, अपना पक्ष रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज का डेट दिया है. पिछली सुनवाई कोई में फायदा अजित नहीं पवार ने होगा. अपना दावा किया था. कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी. सुनवाई का फार्स होता है. हम उस स्थिति से गुजर गए हैं, हमें मालूम. कोई फायदा नहीं. ये सब तोते हैं, डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है. ये आपने सब सारा- बीजेपी के तोते हैं, पिंजरे में बंद है. जैसे वहाँ से उनको बताया जाएगा वैसे वो बोलेंगे. तोते हैं सब. तो मुख्यमंत्री ने कहा है ओबीसी मराठा मामले में इस तरह की बयानबाजी ना हो कि दिवाली से पहले कुछ. सबसे पहले आपने मंत्री को बोलो. सबसे पहले ये जो मार्गदर्शन है, सलाह जो है, ये एडवाइस है, अपने मंत्रियों को दीजिए, अपने लोगों को दीजिए, बाकी हम देख लेंगे. थैंक यू. तर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा सरकारवरती जोरदार टीका केलेली आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.